अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। और हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। हर किसी की अपनी जर्नी होती है और किसी की बात नहीं भी अच्छी लगती है। थोड़ी देर के लिए खुद को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा सा काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर में आज के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 25 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स 3 है जो कि मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। दोपहर 4 बजे तक लाजमी तौर पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। हवा काफ़ी चल रही है आज, अभी अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा काफ़ी कम फैसलाबाद शहर में चलती है और ज़्यादातर ड्राई मौसम होता है, तो अच्छा लग रहा था कि आज थोड़ी सी हवा चल रही है। साथ ही विजिबिलिटी की बात करें तो 3 किलोमीटर है और हेज़ की वजह से, हल्की सी बिल्कुल हेज़ की वजह से विजिबिलिटी ज़रूर इम्पैक्ट हो रही है। बारिश के अगले 10 दिन में कोई भी इम्कानात नहीं है और आपको पता है कि हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बदनसीब की तीसरी अलामत यह है वर्रग़बतु फ़ी दुनिया, जिसकी दुनिया में रग़बत ज़्यादा हो, आखिरत का शौक़ ना हो। दुनिया की रग़बत का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में दुनिया की रग़बत मौजूद है? उसका आसान तरीक़ा ये है, जब अल्लाह का मुनादी निदा करके कहता है हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, आया हम अपना कारोबार बंद करके नमाज की तरफ जाते हैं या नहीं जाते? अगर नहीं जाते, कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। इससे मालूम हुआ हमारे दिलों में दुनिया की महब्बत मौजूद है और ये बदनसीबी की अलामत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बदनसीब होने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कभी कोई अच्छी बात सुने, किसी कोई आदत आपको अच्छी लगे तो अपनी ज़िंदगी में भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए 21 दिन लगते हैं, तो 21 दिन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो आपकी आदत बन जाती है। आपको पता है, आपको अपडेटेड रखना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस बताइएगा, रेलवेज़ की टाइमिंग्स के हवाले से क्या अपडेट है? बिल्कुल, आज भी बेशतर ट्रेनें जो हैं वो तकलीफ का शिकार रही हैं। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है और कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है और रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सईद एक्सप्रेस जो है वो 40 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटा 5 मिनट लेट रही है और पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार रही है। और आज औसतन ट्रेनें जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट रही हैं और मुसाफिरों को तकरीबन हर ट्रेन के लिए 1 घंटे इंतजार की अज़मत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। अवैस, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बताएगा, क्या सिलसिला कार है और कहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ट्रेनों की प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो भी जारी है। इन पर 4 ट्रेनों को निजी कंपनी के हवाले कर दिया गया है और मजीद फैसलाबाद से बराह रास्ता जो मुल्क के दीगर शहरों को जाती है 5 ट्रेनें, उनके हवाले से भी महकमा रेलवे की जानिब से जल्द नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। महकमा रेलवे को ट्रेनों की प्राइवेटाइजेशन में जो है वो वाहिद हल नजर आता है कि ट्रेनों के औकातकार बेहतर हो जाएंगे, इंतजाम नबूर जो है वो बेहतर हो जाएंगे, मगर हाल जो है वो कोई बड़ी तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही तमाम ट्रेनें प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो ये देखा जा सकेगा कि हुकूमत जो है अब वो दुरुस्त सिमत की तरफ जो है वो रेलवे को लेकर जा रही है या फिर अब रेलवे का पैरों पर खड़ा होना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल अवैस, फ्यूल प्राइसेस आपको पता है रिसेंटली बढ़ रही हैं और हर मंथ पर
कहा गया है कि 4 रुपए पर लीटर इजाफा किया जाएगा फ्यूल प्राइसेस के अंदर। इस हवाले से बताइएगा क्या टिकट प्राइसेस में भी इजाफा होगा? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, तो इससे जो है वो कीमतों के बारे में भी रेलवे की जानिब से जो है इजाफा देखने को मिलेगा। ताहाल जो निजी कंपनी के हवाले से रही हैं ट्रेनें, उनकी कोई जो पॉलिसी है वो इस वक्त सामने नहीं आई। जैसे ही निजी कंपनी की जानिब से भी किराए में इजाफा किया जाएगा तो उससे मुसाफिरों को जाहिर है मुश्किल होगी। तो पेट्रोल की कीमतों के असरात जो है वो जो है दीगर ट्रांसपोर्ट की तरह रेलवे पर भी जो है उसके असर होंगे। जिस तरह आप लोगों ने सुना कि रेलवे के सूरत हाल कुछ इम्प्रूव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। आप लोगों ने सुना कि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हो रहा है एक तरफ, और हो सकता है कि हमें टिकट प्राइस इजाफा होता हुआ नजर आए, जो कि ऑफकोर्स मुसाफिरों के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल कर सकता है। बहुत सारे लोग ट्रेनों में इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि प्राइस एफिशिएंट होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आगे चलते हुए प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी जाएंगी और फैसिलिटीज़ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए सफ़र करना। कुछ लोग इसलिए भी सफ़र करते हैं ट्रेनों के अंदर के वक्त जो है वो बच जाता है, स्पेशली जब लंबे सफ़र की हम बात करते हैं या वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली वक्त कम लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि या काम करते हैं या वहाँ पे रहते हैं किसी भी वजह से जो उनको ट्रैवल करना पड़ता है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती है। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम सच में चाहते हैं कि हम एज अ नेशन तरक्की कर पाएं और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि वक्त की पाबंदी शुरू की जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो वक्त की पाबंदी नहीं करते वक्त भी उनकी कदर नहीं करता और वक्त बहुत आगे निकल जाता है, जो कि हमें होता हुआ नज़र भी आ रहा है हमारी सोसाइटी के साथ कि वक्त आगे निकल रहा है और हम पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से फौरी तौर पर चीज़ों को टैकल करने की कोशिश की जाए और ध्यान दिया जाए, निगलेक्ट ना किया जाए इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात करने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करने की, लेकिन एक पॉजिटिविटी फैक्टर भी हम ज़रूर सामने लेकर आना चाहते हैं। फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो इंडस्ट्रियल सिटी है और हमेशा हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आए, यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स आप लोगों के सामने लेकर आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी यूथ ही फैसलाबाद का और पाकिस्तान का फ्यूचर है और उनको मजबूत करना हमारा काम है, इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, चीज़ों को हाईलाइट करना हमारी कोशिश रहती है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, सीपैक के हवाले से बात करेंगे और सीपैक के थ्रू क्या अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी यूथ के लिए। हम हमेशा बात करते हैं कि यूथ के लिए स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, साथ ही साथ डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस भी वो हासिल कर सकेंगे। तो जल्दी से मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर है। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद अब्रार वाहिद भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सीपैक लेड ह्यूमन रिसोर्सेज FCCI के साथ, और साथ ही साथ को फाउंडर भी हैं करियर काउंसलिंग पाकिस्तान के। आपको वेलकम करते हैं शो में, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, अगर हम बात करें जहांगीर, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम चाहते हैं कि हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और गला जो है वो थोड़ा सा आई थिंक सबका बैठ जाता है। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है और सीपैक के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी? देखिए, फैसलाबाद जो है वो सीपैक का और जो पाक चाइना कॉरिडोर कहा जा रहा है उसको, और उसका बहुत ज़्यादा जो उसका इम्पैक्ट है वो फैसलाबाद में पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल जोन जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन जो है वो बन रहा है और पंजाब का शायद सबसे बड़ा वो जोन होगा जिसमें इंडस्ट्री लगेगी और काफ़ी हद तक इंडस्ट्री लगना शुरू भी हो चुकी है। अच्छा, उसकी अगर डिमांड को देखा जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादा वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे नए एक्सपोजर आने वाले हैं जहाँ पर फैसलाबाद में पहले अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं थी। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब आने वाले वक्त में जो हमारी रवायती तालीम है इसके साथ साथ हमें टेक्निकल एजुकेशन को मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें और जनरल एजुकेशन की बात करें, जनरल एजुकेशन में तो हमारे पास सैकड़ों बल्कि हज़ारों इदारे मौजूद हैं सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करें। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन की तो वो सैकड़ों में भी नहीं है, वो महज दर्जनों में। मतलब फैसलाबाद में अगर बात करें तो 20 इदारे होंगे, 25 इदारे होंगे टेक्निकल एजुकेशन के, लेकिन हमारी जो आगे नीड बनने वाली है, डिमांड आने वाली है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो शायद हुकूमत ने ये ऐलानात भी किए कि जनाब फैसलाबाद में नौकरियां हैं लेकिन बंदे नहीं मिल रहे।
बंदे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन है ही नहीं। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री लगती है यहाँ पर फैडमिक में, तो फैसलाबाद में डीएई केमिकल करवाया ही नहीं जाता, तो वहां से कहां से लोग मिलेंगे? तो जरूरत यह है कि जो जो नीड वहां पर फैडमिक में है उस तरह की डिग्रियां फैसलाबाद में शुरू करवाई जाए। तो ये टेक्निकल एजुकेशन की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खामी है, खला है कि वहाँ पर तमाम शबाजात इस्टेब्लिश नहीं किए गए। मखसूस डिग्रियाँ हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये तीन सबसे मेन, टेक्निकल में इनका फोकस हमेशा इन तीनों पे रहा है। अब आके कुछ फूड भी ऐड कर दिया इन्होंने टेक्निकल कॉलेजेस में, लेकिन इनको मजीद आगे निकलना चाहिए। जैसे अब केमिकल इंडस्ट्री है, उसके अलावा और इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मजीद एडवांसमेंट की ज़रूरत है। सिर्फ पुराने जो शोबाजात है उनकी बजाय उनमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है। अब आगे से आगे हर चीज़ जो है वो उसमें आपकी जिद्दत आ रही है, आईटी इन्वॉल्व हो रही है, कंप्यूटराइजेशन आ रही है, डिजिटलाइजेशन आ रही है। तो ये सारी मशीनरी जो है वो अब सारी डिजिटल होती जा रही है। इसमें मजीद इदारों को भी अपलिफ्ट करना चाहिए। अब जो मैकेनिकल वाले बैठे हुए हैं उसमें भी आप ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर इदारों में वही पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, तो हमें फिर आउटसोर्स करना पड़ेंगे ना। हमारे जैसे कहा जाता है कि चाइना जहाँ भी जाता है वो अपने बंदे भेजता है, तो एक्सपर्टीज़ नहीं होती लोगों के पास। तो एक्सपर्टीज़ होंगी तो हमें बाहर से बंदे बुलाने की बजाय फैसलाबाद के लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास अगर कंपिटेंसी नहीं होगी, उनके पास स्किल नहीं होगी, तो कैसे जॉब मिलेगी ना। उन्होंने सबको ऑफिस बॉय तो नहीं रखना, सबको उन्होंने काउंटर पे तो नहीं बिठा देना, या सबको ये हमारी जो नॉर्मल जो हमारी रूटीन की एजुकेशन चल रही है, इसकी इंपॉर्टेंस से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की लगी। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि आप इस पे कमेंट करें कितना ज़रूरी है टेक्निकल एजुकेशन। जिस तरह जहांगीर ने बड़ी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन, एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन क्या वो इंडस्ट्रियल से मीट कर पा रही है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद के यूथ की तरफ से आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने इसके ऊपर आज स्पेशली प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आप हमारी जो नौजवान नस्ल है, आने वाली जो हमारी यूथ है ख़ासतौर पर फैसलाबाद की, उसके लिए इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आपके इस क्वेश्चन के आंसर पर आने से पहले मैं थोड़ा सा सीपैक कॉन्टेक्स्ट में कि इस सारी डिस्कशन की हमें ज़रूरत क्यों है और ये कितनी रेलेवेंट है और क्या ये हमें करनी भी चाहिए। सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टोटल जो पाकिस्तान में जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है, तो उन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में से जो सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो रकबा के लिहाज से आप देखें कि जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट अलोन, उसका जो एरिया वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया किसी जगह पर भी एलोकेट नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट भी फैसलाबाद में ही मौजूद है मोटरवे के साथ। तो इन दोनों को मिलाया जाए तो ये टोटल कोई 7000 से एक एकड़ से ज़्यादा एरिया बनता है, जहाँ पर फ्यूचर में एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रही है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए जो पॉलिसीज बन रही है तो उनकी, और इसके ऊपर वर्किंग जो सीपैक का जो सेकंड फेज है वो इस पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए इंडस्ट्री वहाँ पर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा लगने जा रही है। और वहाँ पर ही जो आपने टेक्निकल एजुकेशन की बात की, फिर इंडस्ट्री जब भी किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा जिस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ टेक्निकल पीपल। टेक्निकल लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप किसी एक इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, किसी भी टेक्सटाइल सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, किसी की भी, तो उसमें आपका जो ऑलमोस्ट 80% जो आपकी वर्क फोर्स है वो आपकी लेबर में या जो टेक्निकल नीचे स्टाफ काम करने वाले लोग होते हैं, और जो मिडिल मैनेजमेंट में हार्डली 15% के करीब, और जो टॉप मैनेजमेंट 5% के करीब। अब तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, या जो इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी उनको एक ऐसी वर्क फोर्स भी हम प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाएं कि जहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में, सुई गैस और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो प्रायोरिटाइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनमें, तो अगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट उनको उन आने वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स भी प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यही वो रास्ता है जिससे हमारे नौजवानों के लिए, फैसलाबाद के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और यहाँ पर वो आपका जो क्वेश्चन उससे लिंक होता है कि टेक्निकल एजुकेशन, बिकॉज हम एक ज़्यादा जो अमाउंट में जो लोग ज़्यादा चाहिएंगे वो होंगे टेक्निकल पीपल। और उसके लिए फिर बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे टेक्निकल इदारे और वो कोर्सेज यहाँ पर फैसलाबाद में ऑफर किए जाएँ।
और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी भी वो हो जो कि इंटरनेशनल लेवल की हो, कि क्योंकि जो इंडस्ट्री बाहर से आएगी तो उनको जस्ट लोग नहीं चाहिए, उनको स्किल्ड लोग चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, इम्तियाज हुसैन बोल रहा हूँ जी, जी मदीना टाउन से। जी बताएं। जी, तो मैं सर से ये सवाल करना चाह रहा था कि बेटा मेरा कोई पहले मैट्रिक किया है, तो उसको मैंने टेक्निकल टीचर कॉलेज पीपल्स कॉलोनी में सिविल का डिप्लोमा करवा रहा हूँ। अभी भी डिफरेंट डैम्स के ऊपर वर्किंग जारी है, और अभी जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात किया, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो नई इंडस्ट्री लग रही है और फ्यूचर में लगने जा रही है, और साथ साथ M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी, तो वहाँ पर सबसे पहले पहला जो स्टेप होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले किसके लिए होगी, वो सिविल के लोग होंगे जो वो इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन और उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो नो डाउट आपके सिविल का डिप्लोमा या सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। बट इसके साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिविल इंजीनियर्स या सिविल के डिप्लोमा होल्डर्स का स्कोप उनके लिए है कि अगर आपका बच्चा उस डोमेन में काम करता है और अपने आप को उसमें साबित करता है कि आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर है, मतलब सिर्फ डिग्री अगर वो डिप्लोमा ले लेता है और उस डोमेन में चला जाता है लेकिन वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर नहीं बन पाता, तो वो भी कोई उसके लिए शायद अच्छा नहीं होगा। ऑल्दो कि सिविल इंजीनियरिंग का इस शोबे का प्रोफेशन का आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये एक जनरल बात है कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर जब आप कोई भी ऐसी डिग्री या कोर्स उससे करवाते हैं जो फोर्सफुली हो, जिसमें जो वो खुद करना नहीं चाहता, इसको मैं एप्टीट्यूड के साथ लिंक करता हूँ। हमारे पास जो स्टूडेंट भी काउंसलिंग के लिए आते हैं कि स्टूडेंट कोई भी इंडिविजुअल उसी डोमेन में एक्सेल कर सकता है जो उसके एप्टीट्यूड से अलाइंड है। और एप्टीट्यूड को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, कि आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके बाद आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर आपका इंटरेस्ट क्या है। इन तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन कि अगर इससे अलाइंड प्रोफेशन में आप जाते हैं तो आप सक्सेसफुल उसमें हो सकते हैं, और अगर आपकी पर्सनैलिटी और आपके वैल्यूज़ आपकी एबिलिटीज़ से अलाइंड वो प्रोफेशन नहीं है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और एक और बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आज से 15-20-30 साल पहले की बात करें तो उस वक्त प्रोफेशंस की डिमांड रिक्वायरमेंट्स कुछ और तरह से थी। अब आने वाले वक्त में जिस तरह नेचर ऑफ वर्क चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तेज़ी से हो रही है, तो हमारी जो अगली नस्ल है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी ऐसी फील्ड में, किसी ऐसे काम में दिल लगा के काम करना जो उनके एप्टीट्यूड से अलाइंड नहीं है। तो इसके लिए मैं इनको भी जो अपने बच्चे के लिए जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनसे भी, और इसके अलावा जितने भी पेरेंट्स ये बात सुन रहे हैं उनके लिए सबको ये मैसेज देना मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को लाजमी कंसीडर करें कि अपने बच्चे को उस शोबे की तरफ जाने दें जो जिसकी तरफ उसका एप्टीट्यूड है, क्योंकि ये वाहिद एक चीज़ है जो ये आपको गारंटी का बच्चा ज़िंदगी में कामयाब होगा। क्योंकि अक्सर हमारे जो पेरेंट्स है बच्चों को फोर्स करते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ सेशन में भी कि वो उनको लगता है कि डॉक्टर्स कामयाब होते हैं, उनको लगता है कि इंजीनियर्स एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इट मीन्स कि उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनने से कंसर्न शायद इतना नहीं होता, उनको लगता है कि ये प्रोफेशंस जो कि कामयाब हैं इसलिए वो अपने बच्चों को इन प्रोफेशंस में देखना चाहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको उस डोमेन में, उस एरिया ऑफ वर्क में, उस प्रोफेशन में जाने दें जो उसकी पर्सनैलिटी, उसके एप्टीट्यूड के साथ अलाइंड है। बिल्कुल। और मैं चाहती तो नहीं थी कि आप, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कर रहे थे जो स्पेशली आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि जस्ट बिकॉज आप एक सर्टन फील्ड में जाते हो डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले स्पेशली बात कर रहे थे सीपेक के हवाले से भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेशली करियर काउंसलिंग आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना चाहते हुए भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं डिस्कशन में, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप सही करियर चॉइस होगी आपकी, तभी तो आप आगे सही करियर अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि पढ़ाई के दौरान ही अगर ये चीज़ें फिगर आउट कर लें। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जहांगीर इज़ के अगर आप पढ़ाई के दौरान फिगर आउट कर लें या आपके पास इंटर्नशिप्स या कोई इस तरह की रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका हो पढ़ाई के दौरान, तो वो बड़ा हेल्प आउट करता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत कम होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये एक है कि डिग्री जो है वो सबसे पहला मकसद उनका होता है जनाब कोई ना कोई जॉब मिल जाए।
उसमें ये नहीं देखा जा सकता कि उस बंदे की पर्सनैलिटी, शख्सियत, उसका कैरेक्टर, उसकी सारी जो ब्रॉटअप हुआ है वो नौकरी करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, या कोई आर्ट वर्क वाला है, या किसी भी। अच्छा, हमें वो देखा देखी और हमारा एक ट्रेंड जो चला होता है ना, जैसे एक ट्रेंड आता है आईसीएस, सारी दुनिया आईसीएस के पीछे भागती है। एक ट्रेंड आता है आईकॉम, सारी दुनिया कहती है शायद आईकॉम करके उन्होंने बैंक में मैनेजर लग जाना है। इसी तरह से एफएससी, और उसको कहा जाता है सदाबहार, कि वो पेरेंट जो कि डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब देखते हैं, शुरू से ही बच्चा पैदा होता है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा या बनाऊंगी, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा या बेटी। तो ये चीज़ें शुरू से, जब बच्चा अभी पैदा होता है तो माइंड में सोच लेते हैं इसको मैंने इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वो उस दिन से उसके साथ ज्यादती शुरू हो गई। आपने बच्चे को अपने मुताबिक वो तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो नेचर रखा है अल्लाह ताला ने वो डिफरेंट है। हो सकता है वो अच्छा सिंगर बन जाए, हो सकता है वो अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है वो कोई और फील्ड में अच्छा हो, अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है, अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। लेकिन पेरेंट के माइंड में फर्स्ट 2 चॉइसेस जो होती हैं वो डॉक्टर इंजीनियर ही होती हैं। आज भी आप पेरेंट्स का इंटरव्यू कर लेना तो या हमारे यहाँ उससे एक और पैट्रियोटिज्म का जो आ जाता है कि जनाब मैं फौज में जाएगा मेरा बच्चा, पायलट बनेगा, ये करेगा। तो हमारे यहाँ ये 3-4 फील्ड्स ऐसी हैं कि हर पेरेंट के माइंड में सबसे पहले ये 3-4 चीज़ें आती कि जनाब मेरा बच्चा यहाँ फिट हो जाए। जब हम फिट करने की तरफ आते हैं ना तो देखें एफएससी में सप्लियाँ भी आती हैं बेशुमार बच्चों की, एफएससी में बच्चे फेल भी होते हैं बेशुमार। अब देखिए एक बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता तो क्यों उसको बाई फोर्स कहा जाता है कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ो, उसे समझ ही नहीं आ रही। उसका जो कैलिबर है वो शायद आर्ट्स में उससे ज़्यादा अच्छा वो डिलीवर कर सकता है, लेकिन आप उसको कहते हैं नहीं आपने साइंस ही पढ़नी है जनाब, आपके कज़न ये कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ये कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करना छोड़ दें बच्चों का एक दूसरे से। जो बच्चा है सिर्फ उसको देखें कि इसमें सलाहियत क्या है। लाजिम नहीं कि आपका एक बच्चा अगर डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर सारे बच्चे बन जाएं, अगर एक इंजीनियर बन गया तो सारे इंजीनियर बन जाएं, या आप खुद डॉक्टर इंजीनियर हैं तो आप डॉक्टर इंजीनियर ही पैदा करेंगे। ये एक कंसेप्ट लोगों के माइंड में गलत है जनाब कि एक डॉक्टर बन गया सारे डॉक्टर बनेंगे। और तो वो अलग बात है कि उसको शुरू से माहौल वो मिलता है तो बच्चे अभी थोड़ा सा माइंड उसकी तरफ ले आता है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन आप कहें कि सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, सारे बच्चे इंजीनियर बन जाएं, सारे बच्चे अकाउंट सीख लें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ होता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता मैथ, उसके लिए मैथ में पास होना ही मुश्किल हो जाता है, तो वो कैसे आपके अकाउंट्स को संभालेगा। तो ये चीज़ है कि बच्चे का कैलिबर चेक करना चाहिए। अगर वो किसी सब्जेक्ट में नहीं बेहतर तौर पर चल रहा, या तो उसका कोई ऐसा रीज़न हो कि जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकें, फिर तो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जिसमें उसने मैट्रिक में भी 33 नंबर लेके पास हुआ है और उसको एफएससी आप करवा दें, तो फिर उसके साथ बेड़ा गर्क करने वाली बात है कि बाद में वो करेगा क्या, हमारे यहाँ वो टीचर बन जाएगा। हमारे यहाँ एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को ये लगता है कि मुझे जॉब ना भी मिली तो मैं टीचिंग कर लूँगा। तो ये अलमिया ऐसा है कि जो बच्चा खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, अच्छा डिलीवर नहीं कर सका, किसी जगह नहीं पहुंच सका अपना टारगेट में, तो वो टीचर बन जाता है और आगे लोगों में वो क्या डिलीवर करेगा फिर, जिसके अपना ही वो था कि वो क्लैरिटी नहीं थी कि या तो हो बच्चे का टारगेट कि मैंने टीचर बनना है पढ़ के, फिर समझ में बात आती कि जनाब वो टीचर डिलीवर करेगा, क्योंकि वो शुरू से उसके माइंड में था कि मैं टीचर बनूंगा और मैं डिलीवर करूंगा। लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है जॉब के लिए कि मैं जनाब कोई नौकरी मिल जाए, मैं सुबह 8 से 4 बजे तक जॉब करूं और मुझे मंथली सैलरी को मिल जाए। लेकिन जब उसे वो अपना टारगेट नहीं नज़र आता, अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, या वो अपने आप को इस काबिल नहीं कर पाता कि वो डायरेक्ट डिग्री के बाद कहीं जॉब हासिल कर सके, तो उसके लिए सबसे आसान होता है कि जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं पढ़ा लूँ। तो ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉल्ट है कि एजुकेशन सिस्टम जो है इसको बस अल्लाह के सहारे छोड़ा हुआ है और कोई टारगेट सेटिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और बस चलता जा रहा है काम आगे से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जहाँ ये बात की, और ये बड़ी सच्ची बात आपने की कि सही में जब कोई और ऑप्शन नहीं नजर आता तो टीचिंग की तरफ जरूर जाया जाता है। नॉट टू से कि टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो किसी भी तरह से कम है, बिकॉज बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आई कैन से इट फॉर माई सेल्फ कि अगर पढ़ाना हो बच्चे को, एक बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो 20-20, 30-30 बच्चों की जो क्लासेस टीचर्स पढ़ाते बड़ा उसमें एफर्ट जाता है। लेकिन द पॉइंट इज कि डायरेक्शन नहीं है। हमारे जो आज की जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको डायरेक्शन दी भी नहीं जाती है। ये कितना ज़रूरी है कि जितना छोटे बच्चों को उनके इंटरेस्ट को डेवलप होने दिया जाए। यहाँ पर एक ये भी बहुत प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट को डेवलप नहीं होने दिया जाता। अगर आपका इंटरेस्ट मुख्तलिफ है आपके बच्चे से, तो आप उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना तो सपोर्ट करते हैं ना इनकरेज करते हैं। इस पर क्या कहेंगे?
बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे आने वाले इस वक्त आजकल हम एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम फ्यूचर ऑफ वर्क के आने वाले वक्त में फ्यूचर ऑफ वर्क किस तरह से चेंज हो रहा है और उसके मुताबिक हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से मॉडिफाई होने की जरूरत आपने है। पहले भी ये मेंशन किया कि फ्यूचर ऑफ वर्क, तो work। ये क्या इसमें तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है? आप 2000 से मतलब सन 2000 से पीछे के वक्त को आप देखें और सन 2000 ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड है, इसको अगर आप देखें तो आप हमें ये रियलाइज़ होता है कि 2000 से पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो थी वो इतनी तेज़ी के साथ हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही थी, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में वो चेंजेस नहीं लेकर आ रही थी इतनी तेज़ी से। लेकिन आफ्टर 2000 यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट इसके आने के बाद से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे सारे के सारे लाइफ स्टाइल्स उससे अफेक्ट हुए हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जितने भी प्रोफेशंस हैं, करियर्स हैं, वो सारे के सारे इससे पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं। बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो विद पैसेज ऑफ टाइम जो अब आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। लाइक आज से बहुत अर्सा पहले आप रिस्ट वॉच या इस किस्म की रिस्ट वॉच आपको नजर आती थी, वो उसके लिए पूरी इंडस्ट्रीज मौजूद होती थी जो अब मोबाइल फ़ोन के आने के बाद वो मौजूद ही नहीं है। आपके ड्रोन कैमरा के आने से आपके जो कैमरामैन मतलब पीछे कैमरामैन जो आप पहले मूवीज़ के अंदर जो कैप्चराइजेशन करते थे वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाके उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और उसके ऊपर जाके कैमरामैन कैमरा लेकर बैठे और उसको मूवी को कैप्चर कर रहे हैं। और एक सिंपल ड्रोन कैमरा के आने से अब उस हेलीकॉप्टर वो ड्रोन कैमरामैन और वो सारा कुछ, तो इस तरह और भी बहुत से प्रोफेशन हैं जिनके अंदर एडवांसमेंट की वजह से डिफरेंट प्रोफेशंस जो पहले एग्जिस्ट करते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और नए आ रहे हैं। अच्छा, इस सारे में कि हम बच्चों के इंटरेस्ट की जो हमने बात की, आने वाले वक्त में किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है वो है क्रिएटिविटी। और एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर नेचुरली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी मौजूद होती है। हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी में हम क्या करते हैं कि हमारे उस बच्चे की क्रिएटिविटी को जो आने वाले वक्त में उसकी कामयाबी की जमानत है, अब आज से पहले शायद उतना नहीं था, लेकिन अब इस सारे फ्यूचर वर्क नए सिनेरियो में वो एक जमानत है क्रिएटिविटी उसके सक्सेसफुल होने की। तो हम उसको खुद से ख़त्म करते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम इनफैक्ट प्रॉपरली एक अनकॉन्शियसली हमारे एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे की क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है जो कि हमें एक्चुअल में उसमें चाहिए। अब यही जो चीज़ है कि हमें फ्यूचर ऑफ वर्क जो है वो किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और इसी चीज़ को लेकर अभी हमने पीछे करियर काउंसलिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कोलैबोरेट किया और हमने एक कमेटी फॉर्म की जिसमें CPAC लेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से, और यही चीज़ जो पीछे हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की भी जो बात कर रहे थे, तो हमने इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मिलकर अब काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को किस तरह से वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या वो चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है कि जिससे हम बच्चों की वो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म ना होने देने पाएँ, वो किसी तरह से उनके अंदर बाकायदा मौजूद रहे। और इससे पहले डिस्कस करते इंटर्नशिप के हवाले से मैं चाहूँगा वो भी इसको मैं ऑन बोर्ड इसको लाजमी लेकर आऊँ कि अभी रिसेंटली हमने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये भी कमेटी फॉर्म हुई है जो CPAC लेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसके प्लेटफॉर्म से हमने कुछ मुख्तलिफ कोई 400 से 500 के करीब बच्चों को करियर अवेयरनेस के फ्यूचर में CPAC के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रही है, किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं, तो उनके लिए वो अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हमने सेशन कंडक्ट किए हैं। को 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने इसके ऊपर अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किए और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ चैम्बर्स फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि हम इस पर स्पेसिफिकली बात करें कि ये जो वर्कशॉप्स की आप बात करें अगर आगे भी कोई होने वाली है और किस तरह से जो नौजवान है वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा डिस्कशन स्पेसिफिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और नौजवानों के हवाले से, स्पेशली क्या करियर चूज़ करना चाहिए, किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम ये भी एस्पेक्ट ज़रूर चाहते हैं कि फैमिलीज़ की तरफ से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे बच्चे हों या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, स्कूल के स्टूडेंट्स हो, घरों की तरफ से बड़ा ज़रूरी है कि सपोर्ट दिया जाए, इंकरेजमेंट दी जाए, जो भी बच्चों का इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट किया जाए और उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म ना किया जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सच में आज की जो जॉब की दुनिया देखते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिविटी ही आपको
सेट असाइड करती है, सेट अपार्ट करती है, स्टैंड आउट करने में आपकी हेल्प करती है। तो बहुत बहुत ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम फोकस अपना जॉब्स की तरफ ले आएँ। जहांगीर, जॉब मार्केट की अगर बात करें तो क्या सूरत हाल हैं, और कोई बच्चा जिसने अभी यूनिवर्सिटी खत्म की है उसके लिए क्या टिप्स और लाइफ लेसन आप अपने एक्सपीरियंस से देंगे उनको? अच्छा, लाइफ लेसन और टिप्स ये हैं कि आपको ड्यूरिंग स्टडी ही डिसाइड करना चाहिए कि आपने करना क्या है बाद में। अच्छा, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि डिग्री कंप्लीट होती है, बच्चे से पूछा जाता है जनाब कौन सी जॉब करनी है, वो कह रहा है जॉब मिल गई जॉब कर लेंगे। तो ये जो आंसर होता है ना, जो जॉब मिल गई वो कर लेंगे, कि बच्चा ब्लैंक माइंडेड है, उसने कोई प्रिपेयर ही नहीं किया खुद को किस जॉब के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, जो डिग्री कर रहा है उसके बाद रेलिवेंट जगह पे उसको जॉब से पहले इंटर्नशिप करना पड़ती है। वाई? उसने 16 साल एक तालीम हासिल की, एक रेलिवेंट स्टडी की, उसके बाद फिर भी उसने इंटर्नशिप करनी है 3 माह 6 माह। इसका मतलब है कि वो 3 माह 6 माह उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो वो अपनी स्टडी के दौरान अपनी स्किल इन्हांस क्यों नहीं करता, वो इंटर्नशिप अपनी ड्यूरिंग स्टडी क्यों नहीं करता, कि जब डिग्री मुकम्मल हो वो डायरेक्ट जॉब के एलिजिबल हो। हम अपने आप को जॉब के एलिजिबल नहीं बनाते, लेकिन हम समझते हैं कि डिग्री इज द एलिजिबिलिटी, बट दिस इज नॉट। तो हमें ये लगता है कि शायद हम जनाब डिग्री हासिल करके जाएंगे, एक चेयर खाली पड़ी होगी, वहां जाके हम जॉब पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक ख्वाब दिखाए जाते हैं हमारे तालीमी इदारों में, बहुत बुलंदो बांग वादे दावे, और जिस तरह हमारे सियासी बयान होते हैं ना, हमारे टीचर्स भी और हमारे तालीमी इदारे भी एक ऐसा माहौल, एक ऐसा माइंडसेट बना देते हैं कि शायद मैं डिग्री लेके जाऊंगा और आगे जनाब अपॉर्चुनिटीज का ढेर लगा होगा। जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको राइट पर्सन नहीं मिलता, आपको कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते, आपको स्किलफुल लोग नहीं मिलते। तो सीट्स और अपॉर्चुनिटी हमेशा मौजूद होती है, लेकिन आप अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के काबिल बनाएं। देखिए, अब आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, आप 100 बंदों को इंटरव्यू करें तो उनमें से एक अच्छा टीचर नहीं मिलता। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर के बाकायदा उनके ऑनर्स के अल्फाज हैं कि हमारे पास सीवीओं के ढेर लगे हैं, लेकिन कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता। इसमें एक रीजन ये भी है जहांगीर कि कंपेटिटिव सैलरीज मौजूद नहीं है। आप बचत करना चाहते हैं और कॉम्पिटेंट लोग अगर अवेलेबल हैं, एक्सपीरियंस लोगों की जगह पे ज्यादातर न्यू कमर्स को हायर कर लिया जाता है, बिकॉज वो कम सैलरी पैकेजेस पर अग्री कर जाते हैं। अग्री करेंगे इससे या डिसअग्री करेंगे? अच्छा, ये बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और चूंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई एक वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कवानीन मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इस हवाले से वो कहते हैं ना कि जिसका जहां पे दा लगता है, जिसका जहां पे तुक्का लगता है, वो दोनों तरफ से यही कोशिश होती है कि वो कहता है कि मैं कोई अपना एडजस्टमेंट कर लूं कम से कम पे, और इसकी कोशिश होती है। और मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो फिर कहते हैं जाहिर बात है, अब आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री लेके आप जा रहे हैं, आपको जितने भी मिलती है आप कहते हैं इंटर तो हो, काम तो सीखें। अच्छा, मैंने बहुत सारी सिर्फ आप टीचर्स को देख लें तो इनमें तो बहुत कम सैलरी होती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ना फैसलाबाद की, वो भी स्टार्ट में इतनी नॉमिनल सैलरीज देते हैं ना कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार इस इंडस्ट्री में इतनी सैलरी। लेकिन वो क्या कहते हैं, जनाब इसका एक्सपीरियंस होगा ना 1 साल का 2 साल का, तो डबल पे जंप लगेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आपको स्किल सीखने के लिए कम सैलरीज पे भी काम करना पड़ता है, आपको धक्के भी खाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने ड्यूरिंग स्टडी अपने आप को पॉलिश नहीं किया, स्किल्स नहीं सीखी, अपनी डिमांड नहीं देखी कि मार्केट में मेरी डिग्री की डिमांड्स क्या क्या हैं, मुझे कहाँ पे खड़ा होना है। तो आप सिर्फ अपनी किताबें पढ़ के और रट्टा लगा के और मार्क्स लेके, मार्कशीट आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो साइड पे रख दी जाती है। इंटरव्यू में जब आप बोलते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होती। आप 4.4 ले लें आप, लेकिन आप अपने आप को पोर्ट्रे ना कर सकें, प्रेजेंट ना कर सकें, एक्सप्रेस ना कर सकें और एक्सप्लेन ना कर सकें। आपसे कुछ पूछा जाए आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी 4/4 है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को उस दौरान पॉलिश नहीं किया, आप खू के डड्डू बने रहे, और वहां पे आपने जनाब अपने उसी को दुनिया समझा, अपने क्लासरूम को दुनिया समझा, अपने इदारे को दुनिया समझा। आपने एक्सप्लोर नहीं किया, कहीं से एक्सपोजर नहीं लिया, एक्सपीरियंस नहीं लिया। आप ड्यूरिंग स्टडी क्यों नहीं कहीं पर जाते रेलेवेंट फील्ड में, उसमें देखें प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको हो। आप सिर्फ किताबों में ना देखें कि मैंने फलां मशीन के बारे में पढ़ लिया है, फलां मशीन जो हमारे यहाँ इदारों में इवन पढ़ी भी हुई हैं प्रैक्टिकल के हवाले से मशीनरी, या वो अप टू डेट नहीं है। वो इंडस्ट्री में जाके और चीजें नजर आती हैं, आपके लैब में जो चीज पड़ी है वो कुछ और जमाने की है। एक चीज आई थिंक वी ऑल नीड टू एग्री ऑन कि जितना आई थिंक इट्स अ मेजर लाइफ शिफ्ट, कहते हैं ना स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी शुरू होना एक बड़ा मेजर लाइफ शिफ्ट है, बट एक्चुअली जब आप
अपने पैसे अर्न करना शुरू करते हैं या जॉब मार्केट में आते हैं, चाहे वो आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं या आप नौकरी करना चाहते हैं एक्सेट्रा, जो जिस भी चीज़ को आप चूज कर रहे हैं, बड़ा मेजर लाइफ शिफ्ट होता है। और बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, या जब भी आपके लाइफ में वो फेज आता है, अनप्रिपेयर्ड होते हैं 100%। उनको कोई आइडिया नहीं होता, ना तो ये स्किल्स यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाई जाती है। लाइक आई सेड बिफोर कि हर किसी की लाइफ में ये डिफरेंट पॉइंट पे आता है कि कई बच्चे जो है स्कूल के बाद नहीं एजुकेशन कंटिन्यू कर पाते, कई लोग कॉलेज के बाद नहीं पढ़ पाते, कई लोग यूनिवर्सिटी के बाद नहीं कर पाते। बट द पॉइंट इज कि प्रेपरेशन कहीं पर भी उनको इस चीज़ की नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसमें मैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हवाले से जैसे हम बात करें तो मैं चाहूँगा एक फार्मूला, उनके सेट फार्मूला जो मैं सेशन में भी अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो चांसेस आर कि व्हेन दे ग्रेजुएट दे वुड बी इन अ पोजीशन कि वो खुद से कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकें। लाइक ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जॉब ही लेनी है, और अगर खुद ये नहीं तो जॉब भी लेना चाहें तो वो उसके लिए रेडी हो। एंड वो फार्मूला क्या है कि व्हेन दे मैट्रिक लेवल के ऊपर हैं, आफ्टर मैट्रिक या मैक्सिमम इंटरमीडिएट के बाद बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू द बैचलर्स, अपना एप्टीट्यूड असेस लाजमी करें और उस एप्टीट्यूड के मुताबिक को जो डिग्री प्रोग्राम उसको सूट करे वो डिग्री प्रोग्राम उसमें एडमिशन लें, उससे रेलेवेंट नॉलेज गेन करें। आपने अभी कुछ टाइम पहले मेंशन किया था कि कुछ FCCI के साथ वर्कशॉप्स की जा रही हैं, ये एक्सेस किस तरह से की जा सकती है, अगर आप ब्रीफली बता दें, बिकॉज हमारे पास टाइम जो है वो खत्म। अच्छा, अपनी चैम्बर के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया है और अपने इसके ऊपर कमेटी बनी है, CPEC लेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसके प्लेटफॉर्म्स हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में डिफरेंट सेशंस कंडक्ट किए हैं, जिसमें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फयाज साहब, उन्होंने इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जब शो अपलोड होता है तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको और इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दे देंगे और आप यूट्यूब पर एक्सेस कर पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरीज एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त है मेरी फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफकोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि हमारे किचन के सेगमेंट के दौरान मैं लाजमी तौर पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने पे एम्फेसिस करूँ। एंड ऑफ कोर्स आज की दुनिया में, ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं, इतना कुछ होता है करने को। कभी एजुकेशनल इश्यूज़ होते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, हर साइड पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे और ना तो ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। अचीवमेंट्स तो हो ही जाती हैं, लेकिन अच्छी तरह से भी हो सकती है और अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए और अपना ख्याल रखते हुए भी की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीटली अपने आप को और अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करें। इससे छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड करके अपने आप का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट निकालें अपनी रूटीन में, मेडिटेट करें, योगा करें, वॉक करना स्टार्ट करें, जो भी पसंद करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है करना, वो चीज़ स्टार्ट करें। कोई नई हॉबी डेवलप करें। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छी लगती है, पेंटिंग करना शुरू करते हैं, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट आप स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उस हैबिट को बिल्ड करें। देखें कि पसंद आती है या नहीं आती, लेकिन लाजमी तौर पर पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एज पे, किसी भी पॉइंट पे ज़िंदगी के। और साथ ही साथ अगर हम स्पेशली हेल्थ के हवाले से बात करते हैं तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी डाइट को अच्छा रखना ज़रूरी है। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। कल हम बात करें तो एक चीज़ केम अप कि पुराने वक्तों में जो चीज़ें नॉर्मलाइज होती थी वो अब दोबारा से वापस आ रही हैं और इस दफ़ा ट्रेंड्स बन के आ रही है। और कुछ अर्से पहले तक उन चीज़ों को बिल्कुल कहा जाता था कि अच्छी चीज़ें नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आज हम फिर से उन्हीं चीज़ों पर वापस जा रहे हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आना हो, वेजिटेरियन डाइट की तरफ आना हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना। जब भी कोई डिश आप बना रहे होते हैं, कुकिंग ऑयल का इंतखाब उसमें बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर मैं कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो सलवा बनाने वालों को यह दावा है कि 100% वेजिटेबल ऑयल्स के साथ इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ सोयाबीन, कनोला, पाम, कॉटन सीड का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सलवा बनास्पति और सलवा कनोला ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी का परफेक्ट ब्लेंड मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी सेहत के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए सलवा बहुत बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी डिश तैयार करें तो सलवा बनाने वालों का दावा है कि चाहे आपकी कोई मॉडर्न रेसिपी हो या कोई ट्रेडिशनल रेसिपी हो, आप दोनों के लिए सलवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 100% प्रिसिजन सलवा का दावा है आपके
टेस्ट के हवाले से, बिकॉज टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रेसिपी के अंदर। टेस्ट आपका एग्जैक्ट होगा तभी तो आप इंजॉय कर पाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज़ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ा करें और देखा करें कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सही हैं, आपकी पर्सनल नीड्स के लिए सही है। कोलेस्ट्रॉल आजकल बड़ा एक इशू बन गया है। कभी भी कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं ज़रूर देखा करें कि कोई हार्मफुल उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सलवा की, तो सलवा बनाने वालों का दावा है कि ओमेगा भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि अगेन आपकी सेहत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और चाहे फिर हम उसको इम्यूनिटी बूस्ट करने के हवाले से बात करें या फिर हम ओवरऑल डाइजेशन के हवाले से बात करें, मिनरल्स और विटामिन जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर मौजूद हैं। और हमेशा जब भी सेहत की बात होती है डाइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, साथ ही साथ हाइड्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो आई थिंक आज की ज़िंदगी में हम लोग अगेन इग्नोर कर जाते हैं। पानी पीने के लिए हमारे पास सिर्फ वक्त नहीं होता है। और सोचें जिस इंसान के पास, जिस शख्स के पास अपनी पानी जो है, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखने का वक्त नहीं है, वो किस तरह से अपनी ओवरऑल सेहत का रख पाएंगे। तो छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करें। और हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, बट एक्चुअली में हमारी ब्रेन की कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी है वो इम्पैक्ट होने लग जाती है और हमारी जजमेंट भी इम्पैक्ट होने लग जाती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाते हैं, आपका अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा है, किसी भी तरह से आप फटीग्ड महसूस करने लग जाते हैं दिन में, तो ये सोचें कि आप आखिर दिन में कितने ग्लास पानी एक्चुअली में पी लेते हैं। बिकॉज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम से कम 8 ग्लास पानी होता है। तो सोचें कि क्या आप 8 ग्लास पानी एक दिन के अंदर पीते हैं, और अगर नहीं पीते हैं तो सोचें क्या आपको ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने पड़े हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा फॉगी हो जाते हैं या डिसओरिएंटेड महसूस करने लग जाते हैं। अगर थोड़ी देर ज़्यादा आप काम करते हैं तो क्या आप फटीग महसूस करते हैं। तो हो सकता है कि एक्चुअली में आप डिहाइड्रेटेड हैं और आप अपनी हाइड्रेशन का बेहतर तरीके से ख्याल नहीं रख रहे। अगर ऑफ कोर्स बात करें हम सब कॉन्टिनेंट की, तो चाहे हम पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, आई थिंक वन थिंग वी हैव इन कॉमन इज़ हमारी चाय की मोहब्बत हो। चाहे हमारी फैमिली गैदरिंग्स हो, चाहे हमारी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स हो, चाहे ऑफिस का वक्त हो, चाहे घर का वक्त हो, हर जगह पे, चाहे वीकेंड हो, चाहे ऑफिस वाला दिन हो, हमें चाय का एक कप बड़ा लाजमी होता है। और चाय के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो डी टी बनाने वालों को ये दावा है कि टॉप क्वालिटी टी लीफ से पत्ती को तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती बहुत फाइन होती है। 3 चीज़ें जो किसी भी चाय में बड़ी ज़रूरी होती हैं वो ऑफ कोर्स है ब्लेंड, खुशबू और साथ ही साथ टेस्ट। और डी टी बनाने वालों का ये दावा है कि तीनों चीज़ों को बहुत अहमियत दी गई है ताकि आप लोगों तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का साथ हो। और साथ ही साथ डीएटी बनाने वाले को ये दावा है कि अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाली खरीद सकते हैं, जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है। और अगर आप थोड़ी ज़्यादा पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो डीएटी दाने वाली भी आप स्टोर से खरीद सकते हैं। साथ साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेम अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड आई स्पीक फॉर एवरीबडी जो ग्रॉसरी शॉपिंग करने चाहता है कि ग्रॉसरी शॉपिंग इज़ नेवर अबाउट जस्ट द ग्रॉसरी, और आपने एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी होती हैं और डीएटी आपको इसमें सपोर्ट करने चाहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मैं जाएगा हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। सीरिया चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जिसमें मैंने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की है। एंड आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी सेकंड हाफ के दौरान इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें और अपना फोकस जो है स्ट्रिक्टली फैसलाबाद शहर पर रखें। अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव होती हुई हमें पिछले कुछ वक्त में नज़र आई है, लेकिन जैसे इम्प्रूवमेंट आई है वहीं पर इश्यूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं। एक तरफ महंगाई का जोर बढ़ता जा रहा है लोगों के ऊपर, और एक तरफ टैक्सेस हैं कि कहीं पर कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एंड ऑफ कोर्स 2 ऑफ देम आर एक्चुअली कनेक्टेड, बिकॉज टैक्सेस जब इंक्रीज़ किए जाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन महंगाई में इजाफा करती है। अगर हम आज के अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हर जगह पर हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। 17% टैक्स हम लोग यूजुअल बेसिस पर दे रहे होते हैं, फिर चाहे वो हम रेस्टोरेंट्स की बात करें या फिर हम अपनी डेली नेसेसिटीज़ की जो ज़रूरियात हैं उनकी भी बात करें। और जहाँ पर टैक्सेस ज़रूरी हैं, एंड कहीं पर भी हम ये नहीं कहते कि टैक्सेस नहीं देने चाहिए, अभी भी हम कोशिश करें कि जितना हो सके अपनी टैक्स बेस को इंक्रीज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हों और अपने टैक्सेस अदा करें। और अगर हम सच में चाहते हैं कि हम एज अ नेशन तरक्की कर पाएँ तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी टैक्सेस को वक्त पर अदा करें। ये भी बात करेंगे कि कहाँ पर चीज़ें जो हैं आवाम के लिए आसान की जा सकती हैं और महंगाई का ये जो दबाव है, जो प्रेशर है, थोड़ा सा लोगों पर कम किया जा सकता है। एट द सेम टाइम ये भी बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है कि जितना भी हमारे ऊपर टैक्स लाजिम है
वो देना कितना ज़रूरी है, अपनी मुल्क की तरक्की में हम अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से अदा कर सकते हैं। तो जी बहुत ही खास मेहमान इस डिस्कशन के लिए हमें आज ज्वाइन करें स्टूडियो में। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद है जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ सैयद मजहर हुसैन नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने के लिए। ऑफकोर्स टैक्सेस का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है और जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफ ये भी बात लाजिम है कि टैक्स देना ज़रूरी है और दूसरी तरफ एक बैलेंस क्रिएट करना भी ज़रूरी है जहाँ पर आवाम के ऊपर वो इतना बोझ ना बन जाए कि उस बोझ में एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाए। तो टू बिगिन द डिस्कशन ऑफ, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी टैक्स हर शहरी को देना चाहिए क्योंकि टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो टैक्स सिस्टम है इसमें जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। हमारी 22 करोड़ की आबादी है लेकिन उसमें से 30 लाख लोग जो है ना वो टैक्स नेट पे हैं जिन्होंने रिटर्न दी हुई है। अब 22 करोड़ आवाम का जो बोझ है वो बर्दाश्त कर रहे हैं 30 लाख लोग। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तकरीबन हर शहरी जो है ना वो टैक्स दे रहा है। वो इस तरह टैक्स दे रहा है कि एक आदमी अगर उसने एक माचिस की डिबिया परचेज कर दिया ना तो उसके ऊपर भी उसने टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सेल्स टैक्स की सूरत में, सेल्स टैक्स की सूरत में, इनकम टैक्स की सूरत में। हम पेट्रोल डलवाते हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। हम टेलीफोन पे मोबाइल पे हम जब बैलेंस अपलोड करवाते हैं तो उसमें टैक्स होता है। यानी दुनिया जहान की चीज़ें जो है ना जो जनरल कंज्यूमर के यूज़ में है उन सब पे टैक्सेस है, लेकिन ये है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें ये चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसकी तरफ हमें जाना चाहिए क्योंकि जब हम डायरेक्ट टैक्सेस में जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने कौन सा टैक्स देना है। अब एक आम आदमी रेडी वाले को तो पता भी नहीं है कि हमने टैक्स दिया है। गवर्नमेंट ये कहती है जी कि हम 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, 22 करोड़ आवाम टैक्स नहीं देती। तो रेडी वाले को तो नहीं पता कि मैंने टैक्स दिया है, लेकिन उसने टैक्स दिया होता है। तो हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमें नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो डायरेक्ट टैक्स में आए उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। उमैर, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि एक रेडी वाला, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की दुनिया में एवरीबडी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा खासा अगर आपकी अपनी शॉप है, अपनी दुकान है, किराना स्टोर है, लेकिन उनको टैक्सेशन का कोई आइडिया नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेशन या टैक्स नेट में आने का। ये किस तरह से अवेयरनेस इंक्रीज की जा सकती है? अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारे मुल्क में या हमारे मुआशरे में टैक्स कल्चर नहीं है। जहां पे एक बिजनेसमैन को, एक आम शहरी को एजुकेट करने की ज़रूरत है तो उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट की भी ज़रूरत है। हर बंदा ऐसा नहीं है कि उसको टैक्स का पता नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ फैसलाबाद में हम बैठे हैं, फैसलाबाद की बात करूं तो यहाँ पे लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े अच्छे कारोबार कर रहे हैं, उनको सारी सेंस है। अगर एक बंदा कामयाब कारोबार चला सकता है तो क्या उसको ये नहीं पता कि उसने टैक्स भी देना है? बात यह है कि हम टैक्स देना भी नहीं चाहते। बदकिस्मती से ये अलमिया है। मैं 2-3 फिगर्स कोट करता हूं। हमारे क्लॉक टावर जो है उससे मुतसिल 8 बाजार है। उन 8 बाजारों में करीबन 50 से 55 हज़ार के करीब दुकानें, दफातर और कारोबारी मराकज हैं। 50 से 55 हज़ार। वहां पे टैक्स देने वाले लोगों की तादाद है 8,000। सिर्फ 8,000 लोग वहां से पे टैक्स दे रहे हैं और जो दे रहे हैं वो भी अपनी आमदन के मुताबिक नहीं दे रहे। इसी तरह अगर हम डी ग्राउंड कोहिनूर की मार्केटों की बात करें, बड़े पोश एरियाज हैं, वहां पे भी सूरत हाल यही है। हम फैसलाबाद के कैनाल रोड की बात करें, अब्दुल्लापुर से लेकर गटवाला तक तकरीबन 14 किलोमीटर का एरिया बनता है। वहां पे 6 से 7 हज़ार मुख्तलिफ प्लाजे, दुकानें और कारोबारी मराकज हैं।
मगर वहां पे 2021 में सिर्फ 1500 अफराद ने अपनी रिटर्न जमा करवाई और टैक्स दिया। क्या उन लोगों को नहीं पता कि वो उन्होंने टैक्स देना है? इसमें 4000 लोग रजिस्टर्ड थे, 2500 लोगों ने अपनी रिटर्न जमा ही नहीं करवाई, ना कोई टैक्स दिया। सिर्फ 1500 लोगों ने टैक्स जमा करवाया, अपनी जिम्मेदारी अदा की। बाकी 2 से 3 हजार लोग अभी ऐसे थे जो कि वैसे ही टैक्स नेट से बाहर है, उनको टैक्स नेट में लेके आने की जरूरत है। तो आप देखें, ये एक बड़ी बुरी सूरत हाल है जहां पे मुतलका इदारा जो एफपीआर है उसकी नाअहली है। उसके साथ साथ ये बिजनेस कम्युनिटी को भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क का आमदन के बगैर या मुल्क की आमदन के लिए टैक्सेस जरूरी हैं और हमें टैक्स देना चाहिए। कि जब हम लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार कर रहे हैं, उससे हम अपना सिस्टम तो चला रहे हैं, तो फिर इस मुल्क का या इस अवाम का सिस्टम चलाने में हम अपना किरदार क्यों अदा नहीं करते? तो इसमें एक एजुकेशन के साथ साथ इन्फोर्समेंट की जरूरत है, उस पर सजाएं होनी चाहिए, जुर्माने होने चाहिए। और इस हवाले से मुझे समझ नहीं आती कि एफबीआर को क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि अगर हम डाटा की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, तो हर इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास मौजूद है। खा वो बैंक ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में हो, वो जायदादें खरीदने वाले फरोख्त करने वाले हों, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रखने वाले लोग हों, बड़े बड़े महलों में बड़े घरों में रहने वाले लोग हों, या फिर बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस करने वाले हों, इन तमाम लोगों का डाटा एफबीआर के पास मौजूद है। और फिर आप कहें कि एफबीआर पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती कि एफबीआर क्यों इन लोगों को रजिस्टर्ड नहीं कर पाता। गो कि कुछ मसाइल है, लेकिन इस हवाले से इदारों को, अवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। बसूरत दीगर फिर जो कुछ हो रहा है, या आप देखें इस हुकूमत की जानिब से पहले बजट में तीसरा ऑर्डिनेंस पेश किया गया, फिर चौथा ऑर्डिनेंस आ गया, तो महंगाई का तूफान आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। और आप सिचुएशन देखें कि जब ये चौथा या तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, तो इसने ना मेडिसिन को बख्शा है, ना हॉस्पिटलों की जो एसेसरीज है उसको न बख्शा है, बच्चों के दूध तक को नहीं बख्शा। हर चीज पे अगर सेल्स टैक्स में छूट मिल रही थी तो वो खत्म होगी, और 17% सेल्स टैक्स लग गया है, जिससे महंगाई का तूफान जो है वो इस मुल्क में आया है। और इसका असर जो है वो बराह रास्त अवाम पर पड़ता है, बिलखुसूस वो जो गरीब लोग हैं, वो मुतवसत तबका जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, तो उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। तो ऐसे में वो लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, यानी कि अगर वो सैलरीड पर्सन है और माहाना 50,000 रुपए सैलरी, यही आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, जहां पर जरूरी है कि जो लोगों को देना चाहिए वो तो टैक्स देना स्टार्ट करें। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बाजी आपकी आवाज कम आ रही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। बताएं जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने चक्की लाई हुई थी आटे वाली जी। मेरा टैक्स 1200 रुपया आता था, प्रोफेशनल टैक्स जो है जी। तो वो मुझे आकर कहते थे कि आप 500 रुपया दे दें, अब रसीद ना लें। जी। मार्केट कमेटी जो होती है शहरों में, वो ठेले वाले, रेडी वाले से रोजाना 20 रुपया लेती है। लाखों रेडियां ठेले हैं वो शहरों में, बड़े शहरों में, लेकर गवर्नमेंट के खजाने में कुछ नहीं जाता। ये टैक्स वसूल करने वाले जो लोग हैं ये खा पी जाते हैं। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इन्होंने रेज किया, स्पेशली करप्शन की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी डीप रूटेड हमारी सोसाइटी के अंदर। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे कॉलर ने जो बात की, 20-20 रुपए जमा किए जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट के खजाने तक नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो टैक्स सिस्टम है ना, इनके पास फील्ड फोर्स की कमी है। जितने लोग होने चाहिए उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, उतने लोग उनके पास नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि लोग मौजूद होते हैं लेकिन वो आते हैं और 20-20 रुपए रेडी वालों से जमा करके चले जाते हैं। नहीं ठीक है, वो लेते हैं, लेकिन ना ये करप्शन का जो एलिमेंट है वो तो आप किसी जगह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं ना। अब वहाँ पे अगर उनके पास फील्ड फोर्स हो, उनको जो जाते हैं 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं, उनको चेक करने का मैकेनिज्म होना चाहिए उनके पास, वो नहीं है। वो नहीं है उनके पास। जैसे वो बता रहे हैं कि लाखों रेडियाँ हैं,
तो वो लाखों रेडियो के एक बंदा जाता है, वो 20-20 रुपए लेके तो फारग हो जाता है, लेकिन उसको चेक करने के लिए उनके पास भी कोई बंदा नहीं है। जैसे मेरे साहब बात कर रहे थे ना जी कि अपना जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसे पता है कि मैंने टैक्स देना है, लेकिन वो टैक्स नहीं देता। इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि टैक्स के रेट्स जो है ना वो ज़्यादा हैं, क्योंकि 17% है टैक्स का रेट है, जो जनरल सेल टैक्स का रेट है, जो जनरल एक रेट है वो है 17%। अब अगर एक आदमी 100 रुपये की चीज़ लेता है और उसके ऊपर एक 17% टैक्स वो पे करता है, तो उसकी कास्ट हो जाती है 117 रुपये। और वो लोग हैं चंद लोग हैं, यानी अगर 100 बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसमें से 20 आदमी हैं जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, बाकी 80 बंदे ऐसे हैं जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। वो जो 17% एक्स्ट्रा पे करते हैं वो 80 बंदों ने पे नहीं किया, वो 20 बंदों ने पे किया। अब उनकी कंपटीशन है मार्केट में, वो compete नहीं कर पाते। नंबर 2, हमारा जो जैसे मैंने पहले बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। टैक्स नेट की जो एक रिक्वायरमेंट्स है ना टैक्स नेट में आने के लिए, वो थोड़ी सी हार्श हैं। फॉर एग्जांपल, मैं टैक्स नेट में नहीं हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन एक आदमी है दूसरा, वो टैक्स नेट में वो रिटर्न देता है, उसको ऑडिट आ जाता है। उससे कहते हैं जी कि आपने, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का है, हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न देनी है वो भी सेल्फ डिक्लेयर करनी है, जो हमने सेल टैक्स रिटर्न देनी है वो भी हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो वो कहते हैं जी कि आपने अपने तौर पर रिटर्न दिया है, हमने उसे चेक करना है कि आपने अकॉर्डिंग टू द लॉ रिटर्न फाइल किया कि नहीं की। अब वो एक अगर तो किसी आदमी ने किसी कंसल्टेंट की खिदमात ले ली हैं तो वो तो ज़ाहिर है सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, लेकिन एक आदमी है वो कहता है जी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक वकील की फ़ीस दूँ पर मंथ, सेल टैक्स की रिटर्न पर मंथ है, तो वो पर मंथ उसकी जो फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद दे देता है। अब वो नॉन टेक्निकलिटी है उस बंदे की, उसको टैक्स के बारे में इल्म नहीं है, उसने रिटर्न दे दी, उसमें कोई मिस्टेक होगी, डिलिबरेट हुई या इनएडवर्टेंटली हुई, तो वो ऑडिट में फंस गया। अब ऑडिट में जो उसको रगड़ा लगता है, तो वो ये चीज़ें हैं जो कि लोगों को टैक्स नेट में आने नहीं देते। अगर टैक्स का रेट कम हो और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कलेक्टर्स हैं ना जी, उनका जो है ना रवैया वो भी फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन ने टैक्स देना है तो मुल्क चलना है। अगर आप देखें ना, ये टैक्स जो ले रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, ये तो कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे पास जितनी मशीनरी है, मैं एक अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कि इन्होंने अब इसको डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस दे दी हैं। अब हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है, सेल्स टैक्स की रिटर्न है, वो सारी ऑनलाइन है, पहले मैनुअल भी होती थी। अच्छा, एक इनका सबसे बड़ा जो एक मैंने कहना चाहिए कारनामा है कि पहले हम प्रोविंशियल सेल्स टैक्स रिटर्न से अलहदा देते थे और फेडरल की FBR की हम रिटर्न अलहदा देते थे, लेकिन अभी इन्होंने सिंगल रिटर्न दे दी है जिसमें आपने रिटर्न एक देनी है, लेकिन पर्टिकुलर्स आपने सारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके पर्टिकुलर्स भी आपने वहाँ पे दे देने हैं। नो डाउट कि उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने पाकिस्तान टैक्स बार लेवल पे उसको टेकअप किया हुआ है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉर्ट आउट किए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अभी चंद एक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, फैसिलिटेशन है, यानी टैक्स पेयर के लिए फैसिलिटेशन है। फिर इसी तरीके से अब इन्होंने ऑनलाइन बेस्ड जाती हैं, उसमें करप्शन का जो रोल है, ह्यूमन फैक्टर कम होता है तो करप्शन का भी उसमें कम होता है। ट्रैक
की जा सकती हैं, पेमेंट्स कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कंप्लेंट्स भी आई थिंक बगैर किसी भी तरह की हेरा फेर के एक्चुअली में इदारों तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँ कि पहले जब हम चालान जमा करवाते थे ना जी, इनकम टैक्स का या सेल्स टैक्स का, तो वो चालान जाली चालान होते थे, यानी बैंकों के स्टैंपें खुद लगवाते थे लोग। स्टैंपें बनाई हुई थी, स्टैंप लगाई और साथ चालान लगाया और मैनुअली रिटर्न जमा कर दी। अब सूरत हाल ये है कि जब चालान जमा करवाते हैं तो जब तक कंफर्म नहीं करता सिस्टम, एफबीआर कंफर्म नहीं करता, उस वक्त तक वो उस बंदे के पोर्टल में नहीं आता। जब उसमें पोर्टल में आएगा वो चालान अटैच करेंगे, फिर रिटर्न सबमिट होगी। अब इन्होंने इससे भी एक स्टेप आगे कर दिया है। पहले कैश पे जमा हो जाते थे चालान हमारे, अब वो कैश पे चालान भी जमा जो है ना वो नहीं होते। अब वो एडीसी का चालान बनता है, वो बैंक में पेमेंट होनी है। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस सेल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली टैक्सेस के हवाले से बात करें। हमने कोशिश की कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से भी बात कर सकें। कहाँ पर ह्यूमन फैक्टर करप्शन का कॉज बन रहा है, उस हवाले से भी हमने डिस्कशन किया। आगे चलते हुए मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो टैक्स बार के हवाले से, ऑफकोर्स क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को शिफ्ट कर पाएँ। क्या रोल टैक्स बार प्ले करता है हमारे ओवरऑल टैक्स सिस्टम के अंदर? टैक्स बार जो एक ब्रिज ओवर करता है टैक्स पेयर को और टैक्स कलेक्टर्स को। क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का। ये हमारी पाकिस्तान लेवल पे एक बॉडी है जिसमें पाकिस्तान की 30 बारें जो है ना, मुख्तलिफ शहरों में जो बार्स छोटी बारें हैं, जैसे फैसलाबाद टैक्स बार है, लाहौर टैक्स बार है, कराची टैक्स बार है, हैदराबाद टैक्स बार है, सेंट्रल सिंध टैक्स बार है, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान 30 बारें हैं जो कि हमारी पाकिस्तान टैक्स बार की मेंबर्स हैं। जो मामलात आरटीओ लेवल पे या बार लेवल पे रिजॉल्व हो जाते हैं, वो जो मुकामी बार होती है वो उन मसाइल को अपने कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर से इंटरेक्ट करके तो टैक्स पेयर्स के और टैक्स कंसल्टेंट्स के जो मसाइल हैं उसको हल करवाती है। जो मसाइल एफपीआर लेवल पे हल होने वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी जिक्र किया आपसे थोड़ी देर पहले कि एक सिंगल रिटर्न आई है प्रोविंशियल, सारे प्रोविंसेस को भी और फेडरल को भी इन्होंने एक रिटर्न सेल टैक्स की दे दी है। तो जब इन्होंने लॉन्च तो कर दी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो वो पाकिस्तान टैक्स बार के लेवल पे हमने उसको टेकअप किया और जितने मसाइल थे वो एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें बग फ्री रिटर्न तकरीबन हो गई है। एक आध प्रॉब्लम आ रहा है अभी, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से जब एक्सटेंशन ऑफ डेट्स आती हैं, यदि रिटर्न्स की जब लास्ट डेट आती है इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की, तो वो फिर पाकिस्तान टैक्स बार जो है ना वो इंटरेक्ट करती है एफपीआर के ऑफिशियल से कि जी इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे पिछले दिनों कोविड प्रॉब्लम था, या रिटर्न जब आई है तो बग फ्री नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो वो ये वाले सारे मैटर्स जो है ना, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ डेट जो है ना वो करनी होती है एफपीआर ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करनी होती, वो आरटीओ ने नहीं करनी होती। तो वो फेडरल लेवल पे जितने मसाइल होते हैं वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है वो उसने हल करवाने होते हैं। यानी ये एक टैक्स बार्स और एफबीआर के दरमियान ब्रिज ओवर करती है। तो हमारे चीफ पैटर्न हैं जी अब्दुल कादिर मेमन साहब, उनकी बड़ी काविशें हैं और पाकिस्तान टैक्स बार को रिकग्नाइज करवाने के लिए फैसलाबाद से हमारे मलिक बशीर साहब हैं
फिर लाहौर से राना मुनीर साहब हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, चौधरी कमर ज़मान साहब सेक्रेटरी हैं। इससे पहले आफ्ताब नागरा साहब थे, सियालकोट से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे। यानी ये लोग हैं जिनकी काविशों से यानी रिकग्नाइज एक इदारा बन गया है कि हमारी बात अब सुनी जाती है। और ये एक ऐसा इदारा है जैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल है एडवोकेट्स के लिए, जैसे सूबाई लेवल पे पंजाब बार काउंसिल या सिंध बार काउंसिल और फिर फेडरल लेवल पे पाकिस्तान बार काउंसिल। तो हमारी जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है वो ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल है, लेकिन ज़ाहिर है वो हमसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक आइनी इदारा है, लेकिन हमारी भी रिकग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से है इस वक्त। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मिनी बजट इस साल हमें देखने को मिला और मतलब लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन ही था इसके ऊपर। तो मैं चाहती हूँ जो आने वाला बजट है उसके लिए आपको सजेशंस या रिकमेंडेशंस के लिए भी पूछा गया है, तो क्या रिकमेंडेशंस देने वाले हैं? बिल्कुल, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने हमारी अभी 19 तारीख को गुजरावाला में एक मीटिंग थी पाकिस्तान टैक्स बार की, उसमें ये बजट प्रपोजल्स पे डिस्कशन हुई है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, मतलब जैसे अभी जिक्र कर रहे थे अजमत साहब कि फार्मा को उन्होंने टैक्स लगा दिया है, यानी दवाइयों पे टैक्स लगा दिया है। फिर जो उसके मुतल्लिका जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या जो उनके हॉस्पिटल्स में दूसरी चीज़ें एक्सेसरीज आती हैं उस पर टैक्स लगा दिया। तो एक तो हमारा ये है कि हमने प्रपोजल देनी है कि भी जिससे डायरेक्टली लोग जो इफ़ेक्ट होते हैं ना जी, उससे थोड़ा सा जो पहले एग्जेम्पशन थी टैक्स से, तो वो एग्जेम्पशन बरकरार रखी जाए या उसे रिड्यूस रेट पे लेके आ जाना चाहिए। अब ये कहते हैं जी कि आप टैक्स दें, हम आपको रिफंड कर देंगे। मतलब पहले टैक्स दें फिर रिफंड कर देंगे। और हेल्थ केयर स्पेशली फार्मास्यूटिकल जो फार्मा पे लगा दिया ना जी, फार्मा पे टैक्स लगा दिया। अच्छा, अब इसमें यानी अगर हम पहले टैक्स दें और फिर टैक्स वापस लें, पहले तो टैक्स वापस लेना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है, रिफंड लेना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है? तो प्रपोजल हम यही देंगे कि ऐसे टैक्सेस जो हैं जो पहले हमें एग्जेम्पशंस मिली हुई थी उसको वापस एग्जेम्प्ट में लेके जाएं या उसे रिड्यूस रेट पे लेके आएं, ताकि आम देखिए ना, जैसे अभी इन्होंने टैक्स लगा दिया है कि अगर कोई कैंसर जैसे जो बीमारी है उसके लिए कोई एनजीओ, कोई डोनर, फॉरेन डोनर, वो आपको कोई डोनेट करना चाह रहा है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कैंसर की दवाई है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर आप कोई डोनर आपको देना चाह रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लग गया है। इसके अलावा अब देखें ना, एक चीज़ जो पहले आप एग्जेम्प्ट थी, क्या वो पहले ठीक थी या अब गलत है, या पहले गलत थी अब ठीक है? तो इस चीज़ को देखना। इसके अलावा भी कोई सजेशंस हैं जो कि आप देना? सजेशंस तो काफ़ी सारी हैं, यहाँ पे मतलब टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। मतलब उसका मेन क्रक्स यही है कि टैक्सेस को रैशनलाइज करना चाहिए। मतलब यह है कि जिसका बोझ अवाम पे कम से कम हो, और एम्पैथेटिक होना मेरा ख्याल बड़ा ज़रूरी है कि हम ये नहीं भूलें कि एज ह्यूमन बीइंग्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की तरफ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को माइंड में रख के इवन जो एक नेचुरल डिजास्टर है ना जी, उसके अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है और कोई फॉरेन डोनर हमें डोनेट करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। बिल्कुल, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट मंगवा रही है, चाहे कोई एनजीओ मंगवा रही है, कोई एनपीओ मंगवा रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मंगवा रही है, अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, उमेर कितना ज़रूरी है कि इवन तो टैक्सेस, और यही मेरा पॉइंट था आई थिंक टू बिगिन विद, कि
ऐसे टैक्सेस नहीं लगा दें कि वो आवाम के लिए जो है आसानियां करने के बजाय इतनी मुश्किलात पैदा कर दें कि भागने लग जाए आवाम। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक एम्पैथेटिक और रियलिस्टिक अप्रोच रख के टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही जहां तक शाह साहब ने भी बात की है, तो हम बात वही कर रहे हैं कि बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ आवाम के कंधों पे मजीद बढ़ाया जाए और इतना बढ़ा दिया जाए कि वो औंधे मुंह गिर जाएं, जिस तरह का अब हो रहा है, तो उसकी निस्बत हमें ऐसे मैकेनिज्म अपनाना होंगे कि उन लोगों को तलाश किया जाए जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, उनकी आमदन पे इनकम टैक्स वसूल किया जाए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सेल्स टैक्स की भरमार की जाए। और फिर वही होगा जो कुछ हो रहा है कि एग्रीकल्चर पे भी आपका टैक्स लगेगा, आपके जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे भी टैक्स एग्जम्पशन जो थी वो भी खत्म होगी, आपकी अद्वियात पे टैक्सेस लगेंगे, आपके हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स पे टैक्स लगेंगे, आपको कोई अगर इमदाद मिलेगी उस पे भी टैक्सेस सेल्स टैक्स लगेंगे। तो फिर यही कुछ होगा। तो इसके लिए न सिर्फ जो टैक्स कलेक्टर एफपीआर है, बल्कि उसके साथ साथ जो हुकूमत वक्त है, वो चाहे ये हुकूमत है, आने वाली हुकूमत है, तो इस किस्म की पॉलिसियां मुरतब करने की ज़रूरत है कि आम आवाम को न छोड़ा जाए, आवाम पे बोझ न डाला जाए, उन लोगों से टैक्स वसूल किया जाए जिन पे टैक्स लगता है और वो अपना कारोबार या उनकी आमदन जो है वो काबिल टैक्स है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ इसी ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस पे। इस वक्त एफपीआर के पास 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए। तो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने एक MOU साइन किया है एफबीआर के साथ। पाकिस्तान टैक्स बार ने एक MOU साइन किया है। उस MOU के तहत उन्होंने ये कहा कि जी हर बार जो है ना, उन्होंने अपने 15, 20, 30, 40 लोग उन्होंने नॉमिनेट करने हैं और वो लिस्ट जो है वो एफपीआर की वेबसाइट पे डाली जाएगी और इंफॉर्मेशन जो उनके पास कलेक्टेड है इस वक्त मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन के बेस पे इन्होंने नोटिस देने हैं। अच्छा, और तो ये ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कि भाई आप जो है ना, मतलब ए आदमी है, उसकी इनकम ऐसी है कि वो उसे टैक्स नेट में आना चाहिए, तो एफबीआर ने उसको देना है कि जी आप टैक्स नेट में क्यों नहीं है। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है कि फर्दर पे इस पे एक्शन लिया जाए ताकि टैक्स नेट भी बढ़े और अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ी सी जो है हमें नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया रेवेन्यू आप भी दोनों का। बिल्कुल जी, और रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।